जी तो बच्चों, आज का जो सेकंड टॉपिक है, बल्कि थर्ड टॉपिक, दो सब छोटे छोटे टॉपिक मैंने प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट कर दिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी का मतलब क्या हमें समझ आ रहा है? क्या हम ऐसा करेंगे कि जैसी रियल ग्रेविटी है, इसके जैसी कोई ग्रेविटी प्रोड्यूस करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम जो नेचुरल रियल ग्रेविटी है उसके जैसा एक सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि हम खुद से कोई आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा करना क्यों है? क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट्स जाके काम करते हैं स्पेसशिप के अंदर, तो वहाँ पे क्योंकि उनको नॉर्मल रिएक्शन की फ़ोर्स नहीं मिल रही होती। जैसे मैंने पीछे बताया कि एक शख्स जब ज़मीन की सरफेस के ऊपर मौजूद है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन की फ़ोर्स होती है अपवर्ड, जिसकी वजह से उसके पैर ज़मीन के साथ इन कॉन्टैक्ट रहते हैं और अपने वो तमाम डेली लाइफ के जो काम है ईज़िली परफॉर्म कर सकता है। लेकिन एक शख्स अगर ज़मीन से कुछ बुलंदी पे वाक़ हो, उसके तो पैर ही नहीं ज़मीन पे लगेंगे, तो वो स्पेस में खड़ा होकर कुछ काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, लाइक ये एक शख्स ज़मीन से कुछ बुलंदी पे वाक़ है, अगर हम ज़मीन को पॉजिटिवली चार्ज कर दें, उसके पैरों को नेगेटिव चार्ज दे दें, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से ये शख्स ज़मीन की ग्रेविटी जैसा इफ़ेक्ट फील करेगा। या एक शख्स ज़मीन से कुछ बुलंदी पे वाक़ है, हम इसके पैरों को नॉर्थ पोल बना दें और ज़मीन की तरफ से साउथ पोल ले दें, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तब भी ये ग्रेविटी जैसा इफ़ेक्ट महसूस करेगा। आप लोगों ने क्योंकि मोस्टली बहुत सी मूवीज़ देखी हुई हैं, तो आपने ये भी देखा होगा, मोस्टली जो होती हैं वीडियोज़, उनमें लोग दीवार के ऊपर होते हॉरिजॉन्टल है, दीवार के ऊपर चढ़े होते हैं। लाइक ये एक वाल है, ये एक दीवार है और ये एक शख्स है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो ये जब दीवार के ऊपर ऐसे जा रहा होता है, तो ये होता हॉरिजॉन्टल है, आगे फुट स्टेप उठाता जाता है और ज़मीन दीवार के साथ इन कॉन्टैक्ट रहता है। बेसिकली होता क्या है, उसके पैरों को एक टाइप का पोल दिया होता है, वो नॉर्थ होता है, और जो दीवार है उसके मैग्नेट लगे होते हैं साउथ पोल, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से वो शख्स गिरता नहीं है बल्कि दीवार के साथ हैंग रहता है। तो सेम कुछ ऐसे ही हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं, मींस ग्रेविटी जैसा इफ़ेक्ट बनाते हैं। क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे, वहाँ पे तो उनको नॉर्मल रिएक्शन की फ़ोर्स नहीं मिल रही होती, वो उड़ते फिरते हैं, आपने मोस्टली मूवीज़ में देखा होगा। तो जब एक सैटेलाइट के अंदर कोई एस्ट्रोनॉट्स उड़ते फिरेंगे, उनको नॉर्मल रिएक्शन की फ़ोर्स नहीं मिल पाएगी, तो वो तो बेचारे कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं कर सकेंगे। तो फिर क्या किया जाता है, सैटेलाइट्स को उनके एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाया जाता है। और आपको पता है, कोई भी चीज़ अपने एक्सिस के गिर्द तभी रोटेट करती है जब उसको सेंटीमीटल फोर्स मिलती है। और आपको ये भी याद होना चाहिए, सेंटीमीटल फोर्स अगर किसी चीज़ को सेंटर की तरफ घुमाती है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स एग्जिस्ट करती है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो जब कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होता है, अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है, तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि दायरे से बाहर की तरफ लेके जाना चाह रही होती है, जिस वजह से वो एस्ट्रोनॉट्स फिर उस सैटेलाइट की वाल्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं और वो अपनी नॉर्मल रूटीन के जो भी काम है वो कर लेते हैं। तो अब हमें ये सीखना है
कि एक जो सैटेलाइट है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी हो, मींस कितनी नंबर ऑफ रोटेशंस वो 1 सेकंड में मुकम्मल करे, तो हम ग्रेविटी जैसा इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू v²/r होता है, क्योंकि सैटेलाइट को उसके एक्सिस के गिर्द घुमाना है, तो लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए v इज इक्वल टू r ओमेगा आ जाएगा। तो v की जगह r ओमेगा पुट किया तो v का क्योंकि स्केयर था r का स्केयर आ जाएगा और ओमेगा का भी स्केयर आ जाएगा। एक r से कट जाएगा, बाकी एक r बचा और इंटू ओमेगा स्केयर। फॉर रेडियस ऑफ अर्थ, ज़मीन के रेडियस के लिए हम स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे। वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। तो एक मुकम्मल जो रोटेशन होती है किसी भी बॉडी की वो 2π के इक्वल होती है, और एक कंप्लीट रोटेशन के लिए रिक्वायर्ड जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड हम लेते हैं कैपिटल T। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये जो ओमेगा की वैल्यू हमने 2π/T निकाली, इसे यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो ओमेगा का क्योंकि स्केयर था तो ये 2π/T का भी स्केयर बन जाएगा। नेक्स्ट 2 का स्केयर 4 होता है, पाई स्केयर डिवाइडेड बाई T स्केयर। तो क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी, इसलिए टाइम पीरियड को एक साइड पे ले गए, तो दूसरी साइड पे 4π स्केयर r/AC आ जाएगा। तो T किसके इक्वल है, 1/f के, मींस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी, तो T की जगह 1/f पुट कर देंगे, उसका स्केयर आ जाएगा 1 का स्केयर 1/f स्केयर। फ्रीक्वेंसी है स्मॉल f से शो कीजिएगा, कैपिटल F से किया तो फोर्स बन जाएगी, फिर आपका ये करेक्ट नहीं माना जाएगा और एग्जामिनर कहेगा स्टूडेंट को यही नहीं पता फोर्स को किससे शो करते हैं और फ्रीक्वेंसी को किससे शो किया जाता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो इस सारी इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लेंगे, एफ स्केयर ऊपर चला जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट हैंड साइड पे AC ऊपर चला जाएगा, 4π स्केयर ओवर r डिनोमिनेटर में आ जाएगा। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे जब हमने स्केयर रूट लेना है, स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, AC ओवर 4π स्केयर r स्केयर। अब 4 का स्केयर रूट लें तो 2 आता है, पाई का स्केयर रूट से कट जाएगा, बाकी स्केयर रूट में क्या बचेगा, AC ओवर r। तो जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं, मैंने पीछे भी बताया वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो फिर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन AC को G से रिप्लेस करेंगे, तो AC की जगह लिख दिया G। तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है।